Hello everyone, welcome to my YouTube channel Online Study Point. Today we will talk about the judicial organization during the British era. तो आज हम बात करेंगे कि जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश के टाइम में क्या क्या रिफॉर्म हुआ, किस किस चीज़ को एबॉलिश किया गया। तो ओवरऑल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट दीवानी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कौन से गवर्नर जनरल थे। वैरन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेंटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वैरन हेस्टिंग के बारे में। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, तो उस टाइम में क्या था कि डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत जो कलेक्टर के अंडर में आता था, हिंदू लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता था हिंदू के लिए एंड मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल फॉर मुस्लिम। एबॉलिश किया गया था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत में अदालत तो मुस्लिम लॉ वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव इन देम क्रिमिनल केसेस के लिए। तो एक बार हमने ये भी देखा था कि जो फतवा आलमगिरी बुक है बाय औरंगज़ेब, उसमें उस बुक के में जो भी क्रिमिनल पर्पस जो भी पनिशमेंट लिखा गया था उससे उस टाइम में दिया जाता था। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था कलकत्ता में। अब हम बात करेंगे कॉर्नवालिस के बारे में। कॉर्नवालिस जो है वो फौजदारी कोर्ट को एबॉलिश किया था फौजदारी को, और फिर इस्टेब्लिश किया था सर्किट कोर्ट विद द यूरोपियन जजेस 4 जगह पे, और अपील होता था बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस के लिए। सेपरेट पोस्ट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जज एंड कलेक्टर। कॉर्नवालिस कोड जो था वो था कि सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोपियंस ऑल्सो ब्रॉट अंडर जुरिस्डिक्शन एंड गवर्नमेंट सर्वेंट अकॉर्डिंग टू सिविल कोड। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो थे वो सिविल कोड के हिसाब से उनका होता था। फिर हम बात करेंगे लॉ वेंटिक के बारे में। वेंटिक का क्या रूल था, तो सर्किट कोर्ट को इन्होंने जो सर्किट कोर्ट कॉर्नवालिस लाए थे वो इसको वेंटिक ने एबॉलिश कर दिया। सिविल एंड रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन टू कलेक्टर के पास रहता था सिविल एंड रेवेन्यू का जुरिस्डिक्शन। पावर ऑफ जजेस इंक्रीज, उसमें जजेस का जो पावर था वो इंक्रीज हो गया। फिर चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो ऑल लॉ मेकिंग पावर कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो सारा लॉ मेकिंग पावर उनको दे दिया गया। लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया अंडर मैक्यूले। IPC 1860, CRPC 1861, लीगल यूनिफॉर्मिटी इन इंडिया, लीगल जुडिशल यूनिफिकेशन हो गया। तो सम केसेस में मीन्स कि मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उस कुछ मैटर में नहीं हुआ, लाइक रिलीजियस मैटर तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से, हिंदू का हिंदू लॉ के हिसाब से, बट CPC और IPC ये सब आ गया था, तो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी क्रिमिनल पर्पस और इसमें आने लगा था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, सो फेडरल कोर्ट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखा गया। फिर हम बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स था ब्रिटिश के टाइम का। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकेंड थिंग, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ रिप्लेस द रिलीजियस लॉ एंड even European brought under the jurisdiction, but in criminal cases they could be tried by European judges only। तो यूरोपियन भी जुरिस्डिक्शन के अंदर में आते थे, बट लेकिन क्रिमिनल केसेस में क्या है कि उनको यूरोपियन जज के सामने ही ट्रायल किया जाता था। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये थे, वेरी एक्सपेंसिव प्लस कॉम्प्लिकेटेड कैन बी मैनिपुलेटेड बाय रिच, बहुत ही एक्सपेंसिव था, कॉम्प्लिकेटेड था और रिच के द्वारा मैनिपुलेट होता था। और सेकेंड थिंग कि फ्रिक्वेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, आर्बिट्रेरी पावर इंजॉय बाय द पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी। एंड एक और पॉइंट है यहाँ पे आइडियोलॉजिकल कंसोलिडेशन। सो वो आइडियोलॉजिकल कंसोलिडेशन के बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।